चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र यानी कि आपका फिजिक्स का जो 9वां नंबर चैप्टर है डियर स्टूडेंट, जो कि रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। इस चैप्टर से आप लोग का काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि इस चैप्टर का हम लोग वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे। यानी कि दोस्तों एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें से आप लोग को 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको दोस्तों रूबरू कराएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, के 25 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइए क्योंकि पूरा चैप्टर जो होगा दोस्तों एक ही वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज लाएंगे, तो लास्ट तक बने रहेंगे। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए सही विद्यार्थी लास्ट तक देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 5 नंबर डेरिवेशन में भी यूज होता है। देखिए प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या है, यानी कि प्रकाशीय यंत्र है दोस्तों, उसकी आवर्धन क्षमता क्या है। तो देखो प्रकाशीय यंत्र का दोस्तों प्रतिबिंब भी, यानी कि प्रकाशीय यंत्र का प्रतिबिंब जो होगा दोस्तों बीटा होगा, और साथ में वास्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण जो होगा दोस्तों अल्फा होगा। तो इसी के अनुपात को हम लोग प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है दोस्तों 5 नंबर का जो डेरिवेशन होता है ना, उसमें सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होता है। ये 2 नंबर में भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको कैपिटल M से भी सूचित किया जाता है। इस प्रकार आप लोग देखिएगा तो M बराबर जो हो जाएगा बीटा बटा अल्फा हो जाएगा। कहोगे क्यों सर जी, तो देखो यहाँ पर आपको पता है प्रकाशीय यंत्र का प्रतिबिंब को बीटा से सूचित करते हैं, इसीलिए ऊपर बीटा हुआ। और वास्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा, और ये दोस्तों आपका अल्फा है। इसका अनुपात आपका प्रकाशीय यंत्र का दोस्तों क्या कहलाया, तो प्रकाशीय यंत्र की क्षमता कहलाया। यानी कि आपको बस इतना लिख देना है M बराबर बीटा बटा अल्फा, ये आपका प्रकाशीय यंत्र हो गया। और एग्जाम में पूछता है कि प्रकाशीय यंत्र के लिए कौन संबंध सही है, तो याद रखिए M बराबर बीटा बटा अल्फा होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रांति कोण क्या, क्रांति कोण को स्पष्ट कीजिए। देखो काफी आसान लैंग्वेज मैंने लिखा है, अगर आप लोग देखें तो यहीं से आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। लेकिन इतने सुख नहीं लिखना, आपको थोड़ा बढ़ा के लिखना है, क्योंकि ऊपर में आप लोग को पूरा एकदम गहराई में दिए, ताकि आपके सर जी एग्जाम में पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। देखिए कहा जाता है जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि प्रकाश का किरण दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में दोस्तों प्रवेश करता है तो यह अविलंब से दूर मुड़ जाता है। यानी कि आपको पता होगा दोस्तों प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में दोस्तों जाता है तो अविलंब से क्या होता है, दूर मुड़ जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है। यानी कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण बढ़ते जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 90 डिग्री हो जाए, यानी कि दोस्तों इस पर अपवर्तन होगा तो इसके बाद क्या होता है 90 डिग्री हो जाता, तो उस आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहा जाता है। यानी कि वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 90 डिग्री हो जाए उसे आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसी कि क्रांति कोण को स्पष्ट करें, क्रांति कोण है क्या। तो ये सब आपको अब क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, और बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल आपको याद होने वाला क्वेश्चन था। चलिए देखो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है कि क्रांति कोण का मान दोस्तों लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग के लिए सबसे कम। यानी कि क्रांति कोण जो होता है दोस्तों लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है, बैंगनी जो रंग होता है ना उसके लिए क्रांति कोण जो होता है वो सबसे कम होता है। ये आपका पॉइंट था। चलिए अपवर्तनांक भी एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है कि अपवर्तनांक की 2 परिभाषा दीजिए या अपवर्तनांक का परिभाषा लिखिए। तो देखो मेरे प्यारे, मेरा कहने का मतलब है दोस्तों काफी आसान परिभाषा मैं आपको दूंगा। देखो ये C/C0 कहोगे सर जी कैसे, तो देखो यहाँ से समझो, निर्वात या हवा, देखो आपको पता है निर्वात हो या हवा, प्रकाश की चाल उसमें, यानी कि निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल और कोई भी माध्यम हो, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को
अपवर्तनांक कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों हवा का अपवर्तनांक और किसी माध्यम का मतलब क्या हुआ, कांच हो सकता है, मतलब कि कुछ भी लिख सकते हो कि किसी माध्यम में उसका जो अनुपात होगा उसको अपवर्तनांक कहेंगे। इसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, यानी कि म्यू से सूचित करते हैं। मान लिया कि दोस्तों निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल c होगा, यानी कि हवा या निर्वात उसमें मान लीजिए प्रकाश की चाल c होगा, और किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो दोस्तों, ठीक ना डिएशन, कोई माध्यम कांच का ही क्यों ना हो, उसमें अगर आपका प्रकाश की जो चाल है वो cm है, तो इस प्रकार आप लोग देखोगे तो म्यू बराबर आपका 200 कंडीशन प्राप्त होगा, म्यू बराबर c/cm। ये क्या अपवर्तनांक के लिए यार आपका क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में इससे पूछा जाता है। कहोगे सर जी इसका मात्रक बताइए, बीमा बताइए। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, इसका मात्रक और बीमा जो होता है कोई नहीं होता है, क्योंकि इसका कांस्टेंट ही नहीं, ये कांस्टेंट है। मेरा कहने का मतलब है कि अपवर्तनांक का कोई माध्यम ना होता है। बस आपको ये याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहेंगे, इससे म्यू सूचित करते हैं। बस इतना लिखेगा, आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका कोई मात्रक नहीं होता, आपको पता है। अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक। देखो कमाल का क्वेश्चन है, पूरा आप लोग को क्लियर करते हुए चलना चाहिए। मात्र 5-10 सेकंड में जानिए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन और लेक्चर करें तैयारी। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद जाना अभी ज़रूरी नहीं है, बाद में देखना जा करके तैयारी करना। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या है और इसकी उपयोगिता को देखिए। देखो ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है ये भले ना पूछे, लेकिन इसका उपयोग हरदम पूछता है। तो देखो दोनों चीज आपको क्लियर करना है कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर यानी कि दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा यंत्र है दोस्तों, यानी कि ये यंत्र है क्या, युक्ति है, जिसके सहायता से प्रकाशीय संकेतों को, यानी कि प्रकाशीय संकेत यानी कि दोस्तों जो ऑप्टिकल जो सिग्नल्स होते हैं उसको दोस्तों बिना तीव्रता में हानि हुए, यानी कि इसकी तीव्रता में कोई हानि नहीं होना चाहिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसके सहायता से प्रकाशीय संकेतों को, यानी कि जो ऑप्टिकल सिग्नल होगा ना दोस्तों उसको बिना तीव्रता में हानि हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेगा, तो उसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहेंगे। देखो इसका उपयोग से समझ जाओगे, इसका उपयोग जो होता है रोग उपचार में किया जाता है। किसमें? रोग उपचार में किया जाता है, और साथ में विद्युत संकेतों में भी किया जाता है। क्योंकि विद्युत संकेत सर जी, हाँ ऑप्टिकल फाइबर जो होता है मूलतः दोस्तों विद्युत संकेत जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है। इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में भी किया जाता है, यानी कि अपवर्तनांक जो होता है उसमें दोस्तों भी इसका यूज किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों ये आपका ऑप्टिकल फाइबर का दोस्तों उपयोगिता, और आपको पता चल गया ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों में बिना हानि हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, तो इसी को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो लेंस की क्षमता क्या है। देखो ये क्वेश्चन दोस्तों 10 में पढ़ना, 12 में पढ़ना, 12 में पूछा भी है। तो देखो लेंस की क्षमता दोस्तों जो क्या होता है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इससे P द्वारा सूचित किया जाता है। मान लो दोस्तों लेंस की फोकस दूरी f है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/f होगा कि नहीं, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। और लेंस की क्षमता को P से सूचित करेंगे तो P बराबर लेके देंगे 1/f, क्या हो जाएगा 1/f। और इसका जो SI मात्रक होता है लेंस की क्षमता का, उसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। तो यहाँ से आप लोग इसका मात्रक भी जान गए। चलिए अब देखिए पूर्णांतरिक परिवर्तन क्या है, इसका शर्त लिखिए। देखो इसका शर्त भी एग्जाम में पूछा जाता है, और पूर्णांतरिक परिवर्तन क्या है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग देखिए क्वेश्चन बैंक में लगातार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए
देखिए कहा जा रहा है कि पूर्णांतरिक परिवर्तन क्या, देखो परावर्तन नहीं परावर्तन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश का किरण सघन माध्यम में न जाकर, यानी कि कहने का मतलब प्रकाश का किरण दूसरे माध्यम में न जाके पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। यानी कि दोस्तों जो आपतन वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद दोस्तों जो होता है क्रांतिक कोण जो होता है दोस्तों अधिक हो जाता है, तो प्रकाश का किरण जो होता है दूसरे माध्यम में न जाकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी को हम लोग पूर्णांतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, साथ में इसका शर्त सबसे ज्यादा एग्जाम में अब तक पूछा है। तो देखो इसका शर्त क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, यानी कि आपतन कोण का मान जो होगा वो क्रांतिक कोण की तुलना में दोस्तों अधिक होना चाहिए, क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, यानी कि आपतन कोण बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण छोटा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अब प्रकाश किरण जो होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, यानी कि जो प्रकाश का जो किरण होगा दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। और ये सब क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों दो ही गो पूछता है, यानी कि गुण पूछता रहेगा दो गो पूछेगा, उपयोग पूछना रहेगा तो दो ही गो पूछेगा, विशेषता रहेगा तो दो ही गो पूछेगा, यानी कि 2 नंबर में इसी प्रकार से पूछा। काफी आसान टॉपिक था। अब देखो ये आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखो आवर्धन एक तरफ है, एक तरफ आवर्धन क्षमता है। तो देखो आवर्धन जो होता है दोस्तों H2 बटा H1 होता है, और आवर्धन क्षमता जो होता है बीटा बटा अल्फा होता है, यानी कि दोस्तों ऊपर में आपका दोस्तों प्रतिबिंब और नीचे में आपका मानव नेत्र के द्वारा बनाएगा प्रतिबिंब। इसको अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते थोड़ी देर पहले आपको बतलाए थे। और ये आपका आवर्धन क्या H2 बटा H1 है, ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे। तो ये दोनों टॉपिक तो एकदम आसान है, एक बार में आपको याद हो गया। देखो आवर्धन में वेग बढ़ने से बढ़ता है, यानी कि आवर्धन जो होगा दोस्तों वेग बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और आवर्धन क्षमता में है कि इसमें वेग बढ़ने से घटता है, यानी कि आवर्धन में वेग बढ़ने से बढ़ेगा, लेकिन आवर्धन क्षमता में इसके विपरीत होता है, इसमें घट जाता है। देखो आवर्धन जो होता है दोस्तों प्लस माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के प्लस इन्फिनेटिव तक होता है, यानी कि दोस्तों ये माइनस इन्फिनेटिव माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच होता है। लेकिन आवर्धन जो क्षमता होती है वो देखिए आवर्धन क्षमता डी बटा एक्स और 1 प्लस डी बटा एफ के बीच होता है, यानी कि डियर स्टूडेंट डी बटा एक्स और 1 प्लस डी बटा एफ के बीच होता है ये आवर्धन क्षमता। चलिए आसान पॉइंट है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन किया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। कहा जा रहा है कि प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से होकर के, ठीक ना डियर स्टूडेंट, प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से होकर के क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल से होकर के गुजरता है, तो वायुमंडल में से जो धूलकण होता है, मान लीजिए प्रकाश का किरण है तो उसमें क्या है कि जब वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो वायुमंडल में इससे धूलकण जो होता है इससे प्रकाश दोस्तों क्या होता है विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी कहने का मतलब प्रकाश का किरण जब सघन माध्यम से विरल सघन, देखो कहने का मतलब प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से होकर के गुजरेगा तो वायुमंडल में जो भी कुछ धूलकण होगा दोस्तों, कुछ भी पार्टिकल होगा, तो उस पार्टिकल के कारण क्या होता है प्रकाश जो होता है दोस्तों, प्रकाश किरण वो विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब दोस्तों इधर उधर हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये तो एकदम आसान टॉपिक है, ये आप लोग 10th में पढ़े, काफी आसान है, याद कर लीजिए। चलिए कुशी का इक्वेशन, अब देखो कुशी का जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, सब्जेक्टिव में भी अब पूछे जाने लगा डियर स्टूडेंट, तो इसको आप लोग को याद रखना 1 प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर, इस प्रकार से सी बटा लेमडा के घात 4, इस प्रकार से अब पूछा जाता है। तो इसको क्या करना क्लियर कर लेना एक बार में। देखिए कुशी का जो समीकरण है
के बीच दोस्तों संबंध प्राप्त किया। यानी कि दोस्तों कोसे ने सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध दोस्तों प्राप्त किया। इसे कोसे के समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम लोग कोसे का समीकरण के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी अपवर्तनांक के लिए दोस्तों म्यू और विभिन्न रंगों के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, यानी कि दोस्तों अपवर्तनांक आपका म्यू होगा और यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य होगा लैम्डा होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि कोसे ने सभी रंगों के लिए अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य के बीच, यानी कि जो अपवर्तनांक म्यू होगा और जो तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा होगा, इनके बीच जो भी समीकरण दिया जाएगा उस हम लोग कोसे का समीकरण कहा जाता है। इस नियम के अनुसार दोस्तों अपवर्तनांक म्यू होगा विभिन्न रंगों के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा होगा। तो इस नियमानुसार दोस्तों जो लैम्डा होगा म्यू बराबर वो क्या होगा ए बटा देखो ए प्लस बी बटा लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बटा क्या होगा लैम्डा के घात 4। इस प्रकार से बढ़ाते जाएगा तो बढ़ता जाएगा घात 2 करके, यानी कि स्क्वायर है फिर 4 घात फिर 6 घात। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये आपका समीकरण हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ म्यू अपवर्तनांक को लैम्डा तरंगदैर्घ्य हो एबीसी एक नियतांक को, जिसे कोसे का समीकरण कहा जाता है। इतना बेहतरीन तरीका से इतना आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिया और आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है, ये सब आप लोग अब देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी रेनबो। तो देखिए काफी आसान लैंग्वेज आपको एक बार में याद होने की गारंटी है। देखिए जब श्वेत प्रकाश दोस्तों वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है दोस्तों, जो श्वेत प्रकाश होता है वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है तो 2 बार अपवर्तन की क्रिया, यानी कि जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है तो 2 बार अपवर्तन की क्रिया, यानी कि 2 बार अपवर्तन होगा और दोस्तों पूर्ण आंतरिक जो होगा वो 1 बार होगा। यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कि 2 बार अपवर्तन होगा और पूर्ण आंतरिक जो परिवर्तन होगा केवल 1 बार होगा। तो इस होने के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है ना तो दो बार दोस्तों क्या होता है अपवर्तन, और दोस्तों पूर्ण आंतरिक जो होता है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो 1 बार होगा। और जो दोस्तों होने के कारण क्या होता है प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष का द्वितीयक अंश से चमकीला होता है, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष है ना द्वितीयक इंद्रधनुष से अधिक चमकीला होता है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है 2 बार परिवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है प्राथमिक में। इस कारण से क्या होता है द्वितीय जो होता है दोस्तों इंद्रधनुष उससे अधिक चमकीला होता है। इस कारण से दोस्तों लाल किरण जो होता है ऊपर की ओर, देखो लाल किरण इसमें क्या होता है प्राथमिक में ऊपर हो जाता है। क्यों? तो क्योंकि प्राथमिक इंद्रधनुष है द्वितीय से ज्यादा चमकीला होता है और बैंगनी जो होता है नीचे की ओर होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये दोस्तों जो प्राथमिक इंद्रधनुष है द्वितीय की अपेक्षा अधिक चमकीला। इस कारण से अब देखो ये प्राथमिक आपको याद होगा, अब द्वितीय का आपको 1 सेकंड में याद होगा। 1 सेकंड में कहोगे कैसे सर जी? देखो जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष। लेकिन प्राथमिक में क्या है सिर्फ 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। और द्वितीयक में पाता है कि दोनों बार दो होता है, यानी कि 2 बार परिवर्तन भी होगा 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होगा। देखिए यहाँ से देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष, देखिए जब श्वेत प्रकाश वर्षा के छोटे बूंद पर पड़ता है तो 2 बार परिवर्तन और 2 बार आंतरिक परिवर्तन होता है, यानी कि 2 बार दोनों काम हुआ, 2 बार परिवर्तन भी हुआ और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ। तो इस क्रिया को हम लोग दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। और द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक से कम चमकीला होता है। देखो वही बात है दोस्तों, कहने का मतलब क्या हो, यहाँ पर बात पलट गया। वहां पर था कि प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय से अधिक चमकीला है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि इंद्रधनुष जो होता है प्राथमिक से कम चमकीला होता है द्वितीय। ठीक ना डियर स्टूडेंट? इस कारण से लाल किरण दोस्तों नीचे की ओर और बैंगनी किरण ऊपर की ओर होता है। और प्राथमिक में था कि लाल किरण ऊपर की ओर और बैंगनी किरण नीचे की ओर। एक पर एक माल फिर डियर स्टूडेंट, एगो याद कीजिएगा दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो,
प्राथमिक इंद्रधनुष यानी कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में अंतर लिखना है। अब लिखने के कब आता है, आप लोग अगर दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं देखे तो अंतर से आपको भी याद होगा। देखिए कितना आसान है, प्राइमरी में सेकेंडरी इंद्रधनुष। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय से अधिक चमकीला होता है, बिल्कुल सही बात है, आपको हम बतलाएं तभी। और द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक से कम चमकीला है, यानी कि एक एक पर एक फ्री मिल रहा है। चलिए देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन की क्रिया और 1 बार बहुत अच्छा पूर्णांतिक होता है, लेकिन द्वितीयक में देखिएगा तो इसमें 2 बार पूर्णांतिक अपवर्तन 2 बार अपवर्तन की क्रिया होती है। और प्राथमिक में देखिएगा तो इसमें लाल किरण ऊपर की ओर और बैंगनी किरण नीचे की ओर होता है। दोस्तों द्वितीयक में देखिएगा तो लाल किरण दोस्तों नीचे की ओर, बैंगनी किरण ऊपर की ओर होता है कि नहीं? याद हो रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते जाओ मेरे प्यारे साथियों। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं लिए हो वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए 9142529134। चलिए देखो कोणीय बाण विक्षेपण क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कोणीय बाण विक्षेपण क्या है। ये आपका दोस्तों जो करवाएंगे हाइगेंस वाला प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन ये सब में भी यूज होगा। थोड़ा बहुत ये जो होता है क्या बोलते हैं, एक और क्वेश्चन होता है जो बार बार एग्जाम में पूछता है मेरे प्यारे साथियों, वो भी करवाऊंगा ना तो आपको विचलन रहता है, हाँ उसमें भी यूज आएगा ये सब सूत्र। देखो कोणीय बाण विक्षेपण क्या है, तो देखो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने के बाद, यानी कि श्वेत प्रकाश का जो प्रिज्म होगा उससे गुजरने के बाद बैंगनी और लाल किरण, ध्यान से समझना, बैंगनी और लाल किरण का जो विचलन का अंतर होगा, बैंगनी को दोस्तों V से और लाल को R से, तो यानी कि बैंगनी और लाल किरण के बीच का जो अंतर है माइनस है, इसके हम लोग क्या कहेंगे, कोणीय विक्षेपण कहेंगे। और यहाँ से आप लोग दोस्तों इसके जगह लिख सकते हो डेल्टा V है माने डेल्टा म्यू R, यानी कि म्यू V माइनस म्यू R लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को A इंटू में लगा देना। ये सब आपको पूरा टॉपिक वाइज क्लियर है डियर स्टूडेंट, ये आपको सूत्र लगा देना है जब कोणीय बाण विक्षेपण पूछेगा तब। अब देखिए कोणीय बाण विक्षेपण जान गए तो उसकी आप क्षमता को भी जान लीजिए। देखो कोणीय बाण विक्षेपण को हम लोग किससे सूचित करते थे, बीटा से, यानी कि B से सूचित करते थे। अब इसमें क्या है कि आपका दोस्तों कोणीय बाण विक्षेपण की क्षमता पूछा है, तो देखो कोणीय बाण विक्षेपण और पीला किरण, यानी कि कोणीय बाण विक्षेपण क्या था, बीटा था। और इसमें क्या है कि पीला किरण का विचलन, यानी कि पीला किरण का विचलन दोस्तों डेल्टा वाई, इसी के अनुपात को हम लोग कोणीय बाण विक्षेपण की क्षमता कहते हैं। देखो कितना आसान है कि नहीं? आपका कोणीय विक्षेपण में क्या था कि लाल और बैंगनी किरण का दोस्तों अनुपात, और इसमें क्या है कि दोस्तों उसका परिभाषा जो बना कोणीय बाण विक्षेपण का, उसका परिभाषा, और बाटा में क्या है पीला किरण के विचलन का अनुपात, इसको हम लोग कहते हैं बाण विक्षेपण की क्षमता। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया सबसे हेड, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। इससे जूनियर वो था कोणीय बाण विक्षेपण, और ये दोस्तों क्या हो गया क्षमता वाला, उससे भी पावरफुल हो गया, क्योंकि ये पूरे को समेट करके बाटा में क्या है पीला कलर है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, पीला किरण है। तो इसको हम लोग क्या कहें, कोणीय बाण विक्षेपण कहेंगे, एकदम ओमेगा से इसको सूचित करते हैं। ये सब आपको बहुत यूज होगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को सूत्र याद रख लेना है। म्यू बराबर दोस्तों सूत्र क्या होता है कोणीय बाण विक्षेपण क्षमता के लिए, तो याद रखा म्यू V माइनस म्यू R, और बाटा में दोस्तों क्या म्यू Y माइनस 1, ये आपको सूत्र याद रखना है दोस्तों किसके लिए, तो कोणीय बाण विक्षेपण की क्षमता के लिए। समतुल्य लेंस देखिए, समतुल्य लेंस के लिए व्यंजक को प्राप्त करेंगे तो चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए तो कल से 5 नंबर का एक स्पेशल सा वीडियो आएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एक वीडियो में 2 नंबर वाला कवर किए हैं, ऑब्जेक्टिव तो आता ही रहता है तो वो सब तो आप लोग करवाएंगे ही, 5 नंबर वाला भी आएगा, तो टेंशन लेने का नहीं जी। चलिए अब देखिए यहाँ पर समतुल्य लेंस देखे, 2 या 2 से अधिक लेंस के द्वारा जितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दोस्तों कोई 2 लेंस लीजिए और 2 लेंस के द्वारा जितना बड़ा प्रतिबिंब अकेले ही बना देगा तो उस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग समतुल्य लेंस करेंगे। यानी कि 2 या 2 से अधिक लेंस मिलकर के बड़े लेंस का बनता है, और अकेला लेंस उसी स्थान पर एक बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। यानी कि देखो 2 लेंस मान लीजिए आप लोग का दोस्तों बनाया, 3 या 4 मिलकर बनाया, एक अकेला खुद बन उसी का बराबर, तो इसको हम लोग समतुल्य लेंस करेंगे। और ये आपका व्यंजक जरूर प्राप्त करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो प्रिज्मों का आवरणक संयोग, यानी कि विचलन रहित और बाण विक्षेपण रहित क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये सब परिभाषा भी यूज होगा। तो ये सब आपका दोस्तों समझिए कि बेसिक करवा भी दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो।
अब देखो दो कांच का प्रिज्म, देखो एकदम इसी प्रकार से परिभाषा उसमें बनेगा। दो कांच के प्रिज्म क्राउन और फिलेमेंट को उल्टा जोड़ दिया जाता है तो पहले प्रिज्म से उत्पन्न विक्षेपण दूसरे प्रिज्म में निष्फल हो जाता है। यानी कि पहले प्रिज्म में दोस्तों क्राउन और फिलेमेंट दोस्तों उल्टा जोड़ दिया जाता है तो पहले प्रिज्म से जो विक्षेपण उत्पन्न होता है दोस्तों दूसरे प्रिज्म में क्या होता है, निष्फल हो जाता है। और शेष सहित विचलन के प्रिज्मों का दोस्तों अवान्यक संयोग कहेंगे तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विच्छेदित रहित विचलन भी कहा जाता है। और ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों क्लियर रखना है। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये परिभाषा समझिए, इसको नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग तो याद कर ही लीजिए क्योंकि हर साल पूछा जाता है, देख लीजिए। देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि सूर्यास्त के समय जो होता है दोस्तों पूर्व क्षितिज यानी कि लाल दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से होकर के गुजरता है, यानी कि देखो प्रकाश का किरण जो होगा दोस्तों वायुमंडल से होकर के गुजरेगा तो वायुमंडल में इससे जो धूल कण होता है, मान लीजिए आप लोग का दोस्तों बूंदा दिख रहा है, मान लीजिए क्या है, एक धूल कण है। तो धूल कण दोस्तों होता है, धूल कण के कारण इनका परिकीर्णन हो जाता है, जो भी रंग होगा इनके कारण दोस्तों क्या होगा, इनका परिकीर्णन हो जाता है। परिकीर्णन जो क्षमता होता है तरंगदैर्घ्य के कैसा होता है, चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है ये दोस्तों, जो होता है चौथे घात के समानुपाती होता है दोस्तों परिकीर्णन क्षमता के, ठीक ना। ये सुनो यहाँ पर देखे ऐसा जब होता है तो प्रकाश के लाल किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कि प्रकाश का लाल किरण जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है बेवलेंथ जो होता है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा होता है ना जी। और इनका दोस्तों जो परिकीर्णन होता है सबसे कम होता है। परिकीर्णन का मतलब क्या हुआ, नाम से विपरीत लगा, यानी कि इसका फैलाव अधिक होगा परिकीर्णन का आने का मतलब है। और पृथ्वी पर सबसे पहले लाल रंग पहुंचेगा। देखो मैंने बोला क्या, परिकीर्णन का मतलब वो इसका प्रसार ज़्यादा होगा, इस कारण से जो लाल किरण होता है ना पृथ्वी पर सबसे पहले आता है। इसी के कारण दोस्तों सूर्य जो होता है दोस्तों लाल दिखाई देता है, यानी कि सूर्यास्त एवं सुबह का समय दोस्तों होता है वो सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये दोस्तों इसका जो होता है क्या, हाँ परिकीर्णन कम होता है। बहुत अच्छा, क्योंकि परिकीर्णन कम होता है यानी कि दोस्तों इसमें क्या है कि प्रकाश का लहरिंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसका जो परिकीर्णन होता है सबसे कम होता है। परिकीर्णन जो होता है दोस्तों उसका फैलाव ज़्यादा होता है, जिसका कम परिकीर्णन होता है। चलिए अब देखिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो वही बात है मेरे प्यारे साथियों, वही बात है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये परिभाषा यहाँ तक उसमें था, वहीं एकदम सेम है, देख लीजिए पढ़ के। प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में से धूल के कारण प्रकाश की किरण दोस्तों परिकीर्णन हो जाता है, जिससे परिकीर्णन क्षमता के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी यहाँ से देखते हैं प्रकाश के नीला रंग के लिए, तो देखिए सबसे पहले नीला रंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी कि प्रकाश का नीला रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य चलिए सबसे कम होता है। वह इनका जो परिकीर्णन होता है दोस्तों देखो नीला कलर का जो परिकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, और दोस्तों सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। ऐसा क्यों होता है तो समझो, देखो परिकीर्णन में क्या है कि उसका दोस्तों तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है लाल रंग का, और जब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा तो उसका परिकीर्णन सबसे कम होगा, यानी कि परिकीर्णन सबसे कम का मतलब पूरा फैलाव करेगा। और इसमें क्या है कि इसमें तरंगदैर्घ्य आपका दोस्तों सबसे कम है, यानी कि इसका परिकीर्णन अधिक होगा, यानी कि धीरे धीरे ये फैलेगा, यानी कि पूरा फैलेगा। इस कारण से दोस्तों ये आकाश दोस्तों ज़्यादा फैलता है, इस कारण से आपका आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए देखो बाणपट क्या है, इसके बाद दृष्टि दोष 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे 5 नंबर वाला, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरने के बाद पर्दे पर जो रंगीन पाट्य प्राप्त होता है उसी को वर्णपट कहते हैं। वर्णपट 2 प्रकार का होता है, शुद्ध वर्णपट अशुद्ध वर्णपट। उस वर्णपट को कहते हैं, यानी कि शुद्ध वर्णपट उस वर्णपट को कहते हैं जिस वर्णपट में दोस्तों सभी रंगों के लिए अलग अलग बिंदु बनता है, लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग बिंदुओं पर दूसरे पर न देख के तीसरे चौथे पर आश्रित हो जाता है, यानी कि ये आश्रित रहता है शुद्ध जबकि आपके अपने बिंदु पर बनता है। चलिए शुद्ध वर्णपट था। अब देखिए दृष्टि दोष क्या है, फिर उसके बाद लेंस वगैरह आएगा। तो देखो ये 5 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, कहोगे कैसे सर जी, मैट्रिक में खाली पूछता है, नहीं जी इंटर में भी पूछता है, तो क्लियर कीजिए। देखो दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखे, इसका उपयोग वगैरह सब कुछ बताइए। तो देखो दृष्टि दोष 4 प्रकार का, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, अबिंदुकता। अब देखो बारी बारी के समझो। अब निकट दृष्टि दोष में क्या है,
इस दोष से प्रेरित व्यक्ति निकट की, देखो ये नाम से विपरीत होता है, निकट दृष्टि वाला जो दोष होता है दोष ये नाम से विपरीत होता है, यानी कि इस दोष को पीड़ित व्यक्ति दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर इस वस्तुओं को देख नहीं पाता, इनकी वो देख ही नहीं पाता है कि क्या है, तो इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और यहाँ से देखिए तो इसका कारण जो होता है दोस्तों दो कारणों से होता है। पहला नेत्र गोला का लंबा हो जाने के कारण दोस्तों निकट दृष्टि दोष होता है। दूसरा नेत्र लेंस की फोकस जो कम हो जाने से इस दृष्टि दोष होता है। कौन सा? तो निकट दृष्टि दोष। तो देखो इसका निवारण भी है दोस्तों, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और वे पूरा जानकारी मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, बस देखते जाओ। अब देखो दूर दृष्टि दोष वाला तो नाम से विपरीत है, यानी कहने का मतलब है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति तो दूर के वस्तुओं से को स्पष्ट रूप से देखेगा लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। 2 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, क्लियर रखो। नेत्र लेंस के छोटा हो जाने के कारण यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, यानी कि नेत्र लेंस का दोष छोटा हो जाएगा तो इस कारण से दृष्टि दोष हो जाएगा। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण दृष्टि दोष हो जाता है। और दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, देखो अब इसका दोस्तों अगर दूर किया जाता है तो बाइफोकल लेंस किया जाता है, क्योंकि जरा दृष्टि दोष इसके लिए दोस्तों बेलनाकार लेंस अभिमुखता के लिए। अब देखो जरा दृष्टि दोष क्या है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर के वस्तुओं को क्या है, दूर और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यह दोस्तों मांसपेशियों के समंजन क्षमता हट जाने के कारण होता है, यानी कि मांसपेशियों में जो समंजन क्षमता होता है दोस्तों काबू करने का वो दोस्तों क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब अभिमुखता देखिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति लंबवत लकीरों को नहीं देख पाता है। इस दोष से व्यक्ति को विषमता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका बन गया कि कौन दोस्तों लेंस को कौन दोष को दूर किया जाता है। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन, लेंस क्या है? 2 गोले सतह से घिरे हुए पारदर्शी पर्दाश को लेंस कहते हैं। निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, अवतल लेंस उत्तल लेंस। बाकी तो आप लोग देख सकते हो 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हो। अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिनके बीच का 200 भाग क्या हो, किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो। बाकी देख सकते हो पतला किनारे की अपेक्षा है और इसमें क्या बीच में मोटा है। बाकी देख सकते हो बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, बीच वाला भाग मोटा हो गया। अब देखिए पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। उम्मीद है आपको भी दोस्तों वीडियो जरूर पसंद है। वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके लगातार दोस्तों आधे घंटे से लगे हुए हैं ये तमाम क्वेश्चन के लिए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।